सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए पॉलिटिकल साइंस के उन विद्यार्थियों के लिए क्लास लेंगे आज जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिनका मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव या एमडीसी के रूप में पॉलिटिकल साइंस है। तो एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, भारत की शासन एवं राजनीति, ये पॉलिटिकल साइंस के सभी प्रकार के घटकों में से बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, बहुत महत्वपूर्ण ये घटक है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि न केवल यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए उपयोगी है, बल्कि भारतीय शासन एवं राजनीति जो बच्चे किसी भी रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज यूपीएससी या एमपीपीएससी, यूजीसी नेट और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें जो भारत की शासन एवं राजनीति से संबंधित जो या संविधान से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उसके लिए ये जो प्रश्न पत्र है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। तो आज के चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बिल्कुल पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ूंगा, रीड करूंगा, जो समझाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट उसके समझाऊंगा, और बीच में वीडियो को देखने के बाद, क्लास को लेने के बाद जो भी आपके मन में क्वेरीज आए उसको आप मेरे को व्हाट्सएप से मेरे से पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, किसी भी रूप में उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रत्येक लिखित संविधान की एक प्रस्तावना होती है जिसमें संविधान के निर्माण, संविधान के लक्ष्यों और संविधान की पृष्ठभूमि में विद्यमान दर्शन का विवरण हमें दिया जाता है। कोई भी देश का जो संविधान होता है वो लिखित होता है, आज के दौर में लिखित होता है। तो लिखित संविधान में ये लिखकर हमें रखना होता है कि हम अपने देश की शासन व्यवस्था के जरिए किस प्रकार के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका। तो जब भारतीय संविधान बनाया गया 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो उसके बाद संविधान की जो दिशा को निर्धारित करने के लिए इसके अंदर संविधान की प्रस्तावना को जोड़ा गया। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी, विभिन्न स्कूल की किताबों के जो पृष्ठ होते हैं उन पर भी लिखी रहती है, हर जगह लिखी रहती है, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ही। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, इस टाइप की जो आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो वही संविधान की प्रस्तावना कहलाती है भारतीय संविधान। सामान्यतः संविधान की प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न्याय योग्य होना, वाद योग्य होना, या न्याय योग्य वाद योग्य ना होना, जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, इसको हम कहते हैं मतलब संविधान की प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको न्यायपालिका के जरिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको शब्दशः लागू नहीं करवा सकते। जैसे मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। तो मौलिक अधिकारों को यदि राज्य द्वारा, सरकार द्वारा, कार्यपालिका की किसी भी संस्था द्वारा अगर हनन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको, चूंकि उसकी नेचर, उसकी प्रवृत्ति वाद योग है, वाद योग या न्याय योग है, जस्टिसिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि हम उन मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं न्यायालयीन आदेशों के जरिए, न्यायपालिका की मतलब शक्ति के जरिए। न्यायपालिका के पास ये अधिकारिता होती है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उनको लागू करवा सके। इस पूरी की पूरी स्थिति को कहते हैं वाद योग होना या न्याय योग होना। अब लेकिन प्रस्तावना के संबंध में है कि प्रस्तावना वाद योग नहीं होती, ना प्रस्तावना न्याय योग्य होती है, एक ही बात है। मतलब नॉन जस्टिस, इंग्लिश में कहते हैं नॉन जस्टिसिएबल।
और हिंदी में कहते हैं जस्टिसिएबल, सॉरी न्याय योग्य होने को कहते हैं, वादी योग्य होने को कहते हैं जस्टिसिएबल, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको जस्टिसिएबल मतलब न्याय योग्य होना या वादी योग्य होना, और हिंदी में उसको बोलते हैं गैर वादी योग्य या गैर न्याय योग्य होना, मतलब नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो संविधान निर्माताओं के मनोभावों को समझने के लिए जो प्रियम्बल होती है वो कुंजी का कार्य करती है। संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा दी है। तो मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो के मुंशी थे संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने क्या कहा है, पॉलिटिकल होरोस्कोप मतलब राजनीतिक जन्म कुंडली। जैसे जन्म कुंडली इंसान की होती है, तो हमारे भारत के संविधान की जन्म कुंडली उसकी प्रियम्बल है। अभी किसने कहा है, संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी ने। अब ये छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के या कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो मध्य प्रदेश में एग्जाम लिए जाते हैं, उन वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी के एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के, एमपीपीएससी और भी एग्जाम्स अन्य विभागों के लिए लेती है। तो उसमें सामान्य अध्ययन का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है उसमें भारतीय संविधान के प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछ लिए जा सकते हैं, यूजीसी नेट में मुख्य रूप से पूछ लिए जा सकते हैं कि के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को क्या कहा है, पॉलिटिकल होरोस्कोप राजनीतिक जन्म कुंडली, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किस संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा है, मतलब संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में जो दर्शन विद्यमान है उसका सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में रखा गया। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिला के आज हम जिस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसको हमारे संविधान की आत्मा कहते हैं। ये संविधान की जो पृष्ठभूमि है, ये इसकी संविधान की पृष्ठभूमि में क्या है, इस प्रस्तावना की पृष्ठभूमि में क्या है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य का प्रस्ताव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने पढ़ के वहां बताए। उसी से हमारी आज की प्रस्तावना का आधार तय होता है। इसलिए कहते हैं कि 13 दिसंबर 1946 की जो तिथि है, डेट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान की मतलब शुरुआत के लिए, क्योंकि उस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके पहले हालांकि 2 बैठकें संविधान सभा की मुख्य रूप से हो चुकी थी। वैसे तो 2 डेटें, इनके अलावा 2 जो तिथियां हैं, 2 डेट्स जो है कौन कौन सी हैं, एक है वो 9 दिसंबर 1946, एक है 11 दिसंबर 1946 और एक है 13 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी। क्या होगी, प्रथम बैठक। और इस प्रथम बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाएगा, सचिदानंद को क्या बना दिया जाएगा, संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष। और फिर अगली जब बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, तो फिर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा दूसरी बैठक में। ठीक है, तो 9 दिसंबर हो गई, 11 दिसंबर पहली वाली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सचिदानंद, और जो 11 दिसंबर की जो बैठक थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा फिर एक डेट और इम्पोर्टेंट है, यही वाली प्रस्तावना से संबंधित 13 दिसंबर 1940। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, उद्देश्य का प्रस्ताव। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस उद्देश्य का प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिर मतलब क्या रखा था, क्या बोला था, इसके अंदर क्या कहा गया था। उन्हीं के शब्दों में हम इसको दोहराते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करें। संविधान सभा यह घोषित करती है कि इसका उद्देश्य एवं संकल्प भारत को एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक गणराज्य सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है तथा इसके भावी साधन के लिए एक संविधान का निर्माण करना है। मतलब इस उद्देश्य का प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बात क्या कही कि पूरे संपूर्ण भारत को, हम संपूर्ण भारत को बनाना चाहते हैं, एक लोकतंत्रात्मक देश बनाना चाहते हैं, एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब सर्वोच्च रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, हम साधन के रूप में भारत के संविधान का उपयोग करेंगे। मतलब भारत के संविधानों के प्रावधानों के जरिए, भारत के संविधान को साधन के जरिए, भारतीय संविधान को साधन के रूप में मान्यता दी गई कि हम अब प्रस्तावना में जो, या उद्देश्य का प्रस्ताव में जो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का जो उद्देश्य है, वो हम भारतीय संविधान के माध्यम से बनाएंगे।
ठीक, ये पहला उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव का पहला पॉइंट उन्होंने संविधान सभा में रखा। फिर है ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों, देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों से बाहर वे सभी क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, सभी मिलकर भारतीय संघ कहलाएंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की आज की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये उसकी पृष्ठभूमि है। आप समझिए इस बात को। आज का जो भारत है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें काम कर रही हैं एक साथ, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के साथ, लंबवत शक्तियों के विभाजन के साथ, संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ, उस संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाने के लिए उद्देश्य का प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र मतलब ब्रिटिश राज, उसके अलावा देशी रियासतें, उसके अलावा ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों से बाहर के वो सभी क्षेत्र जो सम्मिलित होना चाहते हैं भारत की संघ में, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? भारत का संघ बनाएंगे। कितनी बड़ी बात है। मतलब वो देश ब्रिटेन पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और उसके बाद साम्राज्यवाद का प्रतीक रहा है, और स्वयं ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। उसने अपने एक प्रिय उपनिवेश मतलब भारत को किस प्रकार की शासन व्यवस्था देने के लिए मतलब तैयार किया, किस प्रकार से उन्होंने वो पृष्ठभूमि, वो इकोसिस्टम तैयार किया कि ब्रिटिश राज मतलब ब्रिटिश प्रदेश, देशी रियासतें और जो ऐसे क्षेत्र जो ऑटोनोमस है, इन दोनों क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र, अगर इन तीनों इकाइयों में, इन तीनों प्रकार की सत्ताओं में आपस में कोई समझौता, सहमति हो जाए, तो भारत को क्या बनाया जा सकता है? एक संघात्मक शासन व्यवस्था। उसी वक्त, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था बनने के लिए क्या चाहिए? जो इकाइयां होती हैं उनके मध्य समझौता होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील तत्व भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उस वक्त संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। ठीक है, अगला है स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न भारतीय संघ और उसकी इकाइयों व सरकारों के अंगों की समस्त सत्ता का मूल स्रोत जनता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधि का शासन होता है, कानून का शासन होता है, पर ये कानून और विधि द्वारा जो शासन होता है, ये शासन और ये सत्ता और ये शक्ति संविधान में भी कहां से आती है? संविधान से तो संस्थाओं में चली गई शक्ति शासन संचालन की। शासन करने की शक्ति कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, राज्य के तीनों अंगों में जो शक्तियां वो संविधान में दी है। पर संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान कोई आपस में तो अपने आप तो बन नहीं गया। तो संविधान को बनाने वाले लोग, संविधान में आस्था करने वाले लोग, आस्था रखने वाले लोग और संविधान में विश्वास करने वाले लोग, ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि एक किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता अल्टीमेट, अंतिम रूप से किसके पास होगी। तो भारतीय संविधान का भी यही बात है कि भारतीय संविधान, भारतीय समाज, भारत की शासन व्यवस्था के जो वैसे तो स्रोत संवैधानिक है, लेकिन संविधान में भी सत्ता का और शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। जैसा कि हम आज की भारत की संविधान की जब प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। इस टाइप के उद्देश्य आपने पढ़े होंगे भारतीय संविधान। तो हम उसमें क्या है? हम भारत के लोग, मतलब हम है वो जनता, हम है वो लोग, हम है वो नागरिक जिनके पास अंतिम और निरपेक्ष शक्ति होती है। हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार से बनेगी, उसकी संरचना स्थापित की जाएगी, उसका फंक्शन, उसका कार्यात्मकता स्थापित की जाएगी, ये कौन तय करेगा? हम भारत के लोग, मतलब भारतीय जनता। ठीक है, तो अल्टीमेट शक्ति किसके पास है? अल्टीमेट पावर किसके पास है? अंतिम शक्ति किसके पास है? भारत की जनता के पास, भारत के नागरिकों के पास। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, प्रतिष्ठा, कानून के समक्ष एवं अवसरों की समानता एवं विधि एवं सदाचार के अधीन विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, व्यवसाय और कार्यों की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मतलब मौलिक अधिकारों की जो शुरुआती अवस्था है, उसका परिचय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 13 दिसंबर 1946 को ये बता दिया कि जो भारत की जनता होगी उनको समानता और स्वतंत्रता दोनों के ही मौलिक अधिकार हम भविष्य में प्रदान किए जाएंगे, भविष्य में हम उनको देंगे।
नागरिकों को, भारत के नागरिकों को समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता दी जाएगी और सभी प्रकार की स्वतंत्रता उनको प्रदान की जाएगी। अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता के रूप में मतलब समानता, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता भी उनको प्रदान की जाएगी। ये भी मौलिक अधिकार है, समानता के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। कुल मिला के अधिकारों की एक बात की गई थी संविधान की प्रस्तावना में, उद्देश्य का प्रस्ताव। एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आया, माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्गों के लिए तथा पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय संविधान की संरचना स्थापित हो जाए, उसका कार्य निर्धारित हो जाए और जब हम शासन संचालन शुरू करें या भारत धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करे तो समाज का प्रत्येक वर्ग, नागरिकों का प्रत्येक समूह, प्रत्येक संप्रदाय उसका भागीदार बने। तो कहीं ऐसे लोग जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं, मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग, अगर वो विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं तो हम उनको भी इसमें शामिल करेंगे। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही संचालित, शासित और विकसित और प्रगतिशील बनाया जाएगा और उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस आधार पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्गों के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में इस बात को कहा। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता एवं उसके जल, थल, वायु क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा न्याय एवं सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान किसी विदेशी साम्राज्यवादी उपनिवेशिक या किसी का भी गुलाम हो या दास हो या अभी भी किसी साम्राज्यवादी शक्ति के इशारों पर या उसके नीतिगत हस्तक्षेप से काम हो रहा हो, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान संप्रभु है, भारत संप्रभु है, भारत आत्मनिर्भर है, भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के नागरिक हर प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वो आत्मनिर्भर हैं। भारत के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि वो अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से आंतरिक नीति और बाहरी नीति, आंतरिक नीति का मतलब है देश के अंदर की नीति, राष्ट्रीय नीतियां, है ना। राष्ट्रीय नीतियों में कौन कौन सी नीतियां आ जाएंगी? आर्थिक रूप से बाजार संबंधित नीतियां, आर्थिक विकास से संबंधित नीतियां, पर्यावरणीय नीतियां, सामाजिक नियोजन, सामाजिक नीतियां, मतलब कुल मिला के आंतरिक नीतियां, मतलब भारत की सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, वो भी भारत के लोगों द्वारा संविधान की व्यवस्था के अनुसार बनाए जाएंगे। उनमें हम किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को मतलब स्वीकार नहीं करेंगे, स्वयं बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है, कोई भी काम स्वयं करना। और उसी प्रकार से आज के वैश्वीकरण के दौर में जब हम ये चर्चा हमेशा कहने सुनने में आती है अलग अलग स्थानों पर, किताबों में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, कि भैया अब वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, हम कहाँ संप्रभु रहे। तो हम अपनी विदेश नीति के संचालन, विदेश नीति के निर्माण और संचालन में हम संप्रभु हैं और रहेंगे। हम पहले भी संप्रभु थे स्वतंत्रता के बाद, आज भी संप्रभु हैं, भविष्य में भी हम संप्रभु रहेंगे। मतलब भारत संप्रभु है, संप्रभु था, संप्रभु रहेगा। और ये बहुत अच्छी बात है। एक विकसित देश का जो पैमाना होता है वो आत्मनिर्भरता होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेना कितनी अच्छी बात है कि उद्देश्य का प्रस्ताव में उसी वक्त संविधान सभा में इस बात को कह दिया गया था कि कोई भी भारत को अब प्राचीन तरीके से या पुराने तरीके से उसको उपनिवेश या किसी साम्राज्यवादी शक्ति की तरह उसको ना ट्रीट करे, बल्कि उसको एक संप्रभु देश के रूप में उसको मान्यता दे और संप्रभु देश के रूप में उसके साथ अपने विदेश संबंध स्थापित करे। तो ये एक उद्देश्य का प्रस्ताव में जो रखे गए थे वो तत्व थे। एक और है लास्ट, यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। ये तो सब जानते हैं कि भारत एक सबसे बड़ा एक लोकतंत्र तो है ही, उसके साथ भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो सैकड़ों और हजारों साल पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। और हमारे यहाँ कई हमारे सांस्कृतिक पारंपरिक मूल्य है, वो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक, प्राचीन काल का पूरी जो हमारी
संस्कृतियां हैं, फिर मध्यकाल की संस्कृतियां और फिर आधुनिक काल की, तो एक निरंतरता भारतीय संस्कृति में पाई जाती है, उसको हम अक्षुण्ण रखेंगे। भारत का जो गौरव पूर्ण इतिहास, संस्कृति, परंपरा, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज जिसे अपन कहते हैं, मतलब सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारे पास विद्यमान है। हम उनको आगे भी सजो कर रखेंगे। एक उसके प्रति एक हमारा जो नजरिया होगा वो एक सस्टेनेबिलिटी का होगा, एक धारणीय विकास का जो नजरिया होता है, ऐसे हमारी सांस्कृतिक विकास का नजरिया होता है। हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारत की जो सद्भावना वाली जो संस्कृति है, तो उससे हम किस प्रकार से परिचय कराएंगे, इस बात का जो परिचय है वो पहले ही उद्देश्य का प्रस्ताव में रख दिया गया था कि भारत पूरी पृथ्वी की एक विश्व की प्राचीनतम भूमियों में से एक है। बड़ी बड़ी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, समकालीन मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, इतनी पुरानी सभ्यता हमारे यहाँ है। उसके कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मूल्य हैं। फिर यही वो भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे इतने उनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। आज भी प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है कि जब वो कहीं बाहर जाता है तो कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं गौतम बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो हमारे पास दर्शन के रूप में बौद्ध दर्शन है, पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं, मूल्य हैं, वैदिक दर्शन है, सनातन संस्कृति है। फिर मध्यकाल में आपको इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक जो मूल्य है वो नजर आएंगे। तो कुल मिला के एक जो सांस्कृतिक, सामाजिक जो विविधता वाली जो हमारी भारत की अनेकता में एकता या एकता में अनेकता वाली जो संस्कृति है, वो भी उसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। ये भारत की विविधता की गारंटी है पूरे विश्व के लिए कि भारत की विविधता बरकरार थी, बरकरार है, बरकरार रहेगी। यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यही भारतीय संविधान है। क्योंकि जॉर्ज सीले एक चिंतक है, बहुत बड़े विद्वान है, उनका कहना है कि समाज जितना संघात्मक होता है, शासन व्यवस्था भी उतनी संघात्मक होती है। समाज संघात्मक कब होगा? जब उसके अंदर विविधताएं पाई जाएंगी, विभिन्न धार्मिक विविधताएं, विभिन्न जातिगत विविधताएं, विभिन्न सांस्कृतिक विविधताएं, भाषाई विविधताएं, क्षेत्रीय विविधताएं। हम और भारतीय उपमहाद्वीप तो इतना बड़ा एक भौगोलिक प्रखंड है कि उसके अंदर बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, नस्ल, भाषाएं, बोलियां और मूल्य, वैल्यूज पाई जाती हैं। और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की जो बात है वो भारतीय संविधान में भी सजोकर रखी गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सजोकर रखी गई है। और इसके पहले उद्देश्य का प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, उसमें भी सजोकर रखी गई। तो ये था विद्यार्थियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार, पृष्ठभूमि। अभी लगभग 20-22 मिनट का जो लेक्चर है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, वो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप पे कर सकता है, ईमेल कर सकता है, या मेरे जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं उसमें भी वो अपने राय दे सकता है, पूछ सकता है। कुल मिला के ओपन टू ऑल, ठीक है। बिकॉज वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एकेडमिक वर्ल्ड, वी हैव टू बी एकेडमिक एंड वी want to create the academic ecosystem for the students. Okay, thank you very much.